तो आज क्या करवाओगे? उल्टा 40 मिनट root. Now, so life processes. दो ऐसा आएंगे क्या इसमें? Processes. So पहला कह रहा है कि प्लांट में लैक होता है, उनमें ये चीज नहीं होती है. दे लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो इसको थोड़ा नीचे थोड़ा हवा आ रही है क्या? सर, इसको थोड़ा नीचे या ऊपर कर दो। आप देखिए, प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो वो कह रहा है कि चूंकि उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. ये इसका जस्टिफिकेशन दे रहा है. तो इसका क्या आंसर हो सकता है सर? बी, यानी दोनों ही सही है. आपकी वो कह रहा है कि उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, ये तो सही है. अब क्या वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही रहते हैं, उनमें कुछ वेस्ट सब्सटेंस नहीं होता. ये बात सही है कि जो CO2 निकलता है मोस्टली, वो जो CO2 निकलता है वो मोस्टली फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है. और तो इसका क्या हो सकता है? सर ए डी यानी सर, second हम वाला- ये कहते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही करते हैं? वेस्ट तो निकलता है, लेकिन उस वेस्ट को वो क्या कर देते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके दूसरे काम में यूज हो जाते हैं. सर, एसेंशियल तो- न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब है वो अगर उसे एनर्जी चाहिए तो बस वो एनर्जी ही लेता है, या उसको जो न्यूट्रिएंट्स है 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं कि नहीं प्लांट्स को, तो वही लेता है. ऐसा ही है. एसेंशियल न्यूट्रिएंट. फिर सर इसमें एक लाइन दे रखी है, एक्सेस ऑफ वाटर इज थ्रूआउट थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. देखो, एक्सेस वाटर भी निकल जाता है, फिर लिग्निन है, सुबेरिन है, या इस तरीके के बहुत सारी चीज़ है, टैन है, रेजिन है, बहुत सारे प्लांट्स के वो हैं. और इसके अलावा भी विल्टिंग ऑफ लीव्स क्या करती हैं, झड़ जाती है. तो देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच प्लांट एक्सक्रीट इट्स वेस्ट मटेरियल. ऐसा तो है नहीं कि प्लांट में कुछ वेस्ट नहीं निकलता हो, तो निकलता तो है. तो बी तो मुझे ठीक नहीं, रीजन तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन ये पहला वाला सही लग रहा है, तो सी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आप अमित क्या कहते सर, सी डी हैं? डी का मतलब है आपको रीजन गलत सी में क्या होता है? एसेंशियल रीजन सही होता है, तो चेक कर रहे थे इसका क्या आंसर सी है. होगा सर. अरे बी कह रहा है. तो बी का मतलब है कि प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जो भी है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी ठीक मान रहा है, बट बी कह रहा है व्हाई इट इज सेइंग दैट बी, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कर रहा है एंड इट लैक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो अगर ये जस्टिफाई तो कर रहा है, अगर ऐसी बात है, इसलिए उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें क्या जरूरत है. तो क्या बी इसका सही आंसर है? लेट अस रीचेक. इसमें तो डाउट ही है मुझे. तो अगर ये एक दूसरे को कोरिलेट तो कर रहा है, तो लेट अस सी. प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन. प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. According to Byju's, plants absorb essential nutrients from soil, hence They lack essential nutrient. तो ये बात तो सोल्यूशन तो इसका मतलब क्या था? करेक्ट बोथ assertion and reason are true, but the reason is and the reason. तो फिर करेक्ट ऑप्शन फिर बी बोल रहा है. इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा है. See, here it is saying that okay, the correct option. फिर बायजूस भी देख लो सर्च नहीं. थोड़ा अलग अलग बैठे बात करो. बाद में आया. सीजन किधर आ गया? दूसरों को सम्मान दो. दो आगे कौन बात है? जवानी जत है कमजत से हैं. सुनानी जिस तरह लबरेज कर देती है पैमान. नाउ करेक्ट ऑप्शन बी कह रहा है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. तो अगर मान लीजिए कि the reason is correct explanation of assertion है, तो ए होना चाहिए. यस सर. तो कह रहा है कि it is B
और चूंकि करेक्ट है सर तो उसमें बी का मतलब क्या पता दे रखा उधर ही। बी अच्छा बी क्या कह रहा है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें उल्टा दिया तो बी इसका वैसे सही है। बी कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, बट इसका आंसर भी इस हिसाब से ए हो गया। क्या हो गया? हमारा जो है उसके हिसाब से क्या हो गया? जैसे सीजन कह रहे हैं कि आप लाइफ प्रोसेसर्स का कराने वाले थे और करा भी रहे हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं, मतलब इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, लाइफ प्रोसेसर्स कर रहे थे, ठीक है, ये राइट तो लाइफ प्रोसेस नहीं किया, अलग से बोला होगा। चलो अब देखिए, पर्सनल कॉल कर। ओके नाउ सो पहले का आंसर क्या हो गया? बात नहीं करो, देखो तुम्हारे आने से बात हुई है, पहले क्यों नहीं हो रही थी? ओके नाउ नेक्स्ट, ओके मैं इसमें फोकस कर देता हूँ आपका। कौन है ऑनलाइन? ना सो फर्स्ट का आंसर हो गया ए। सेकंड देखो, फर्स्ट का कब हुआ? अभी आप लेट हो गए थोड़ा, अब आप देखो उसको वीडियो में देखना। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, तो एक एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो C6H12O6 है ये टूटता है, वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, एक में लैक्टिक एसिड बनता है यस सर, वो सर एक और एक और एक में अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। सर इसमें लेकिन एक ही दे रखा है, बोलो इसमें सर अब देखो वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल कह रहा है, तो हमेशा वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं है। ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, दो एंड प्रोडक्ट, इसके कहने का मतलब है देयर आर टू एंड प्रोडक्ट्स एंड वन एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। लिटरली इसका ये मतलब हुआ, ये नहीं, इसका ये कहने का मतलब है एक तो अल्कोहल हो गए, इसका ये मतलब, जबकि हमेशा अल्कोहल नहीं होगा, एक तो कभी कभी लैक्टिक एसिड जैसे हमारी मसल सेल में बन जाता है, तो ये सही नहीं होना चाहिए। देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो एनारोबिक में ये बात सही है कि एनारोबिक में क्या है, अभी फिर अल्कोहल तो और भी टूटेगा। जैसे दिल पिक्चर में अल्कोहल डाल के वो मीनाक्षी ने, वो कौन है, माधुरी दीक्षित ने शादी की थी, उसमें फिर माचिस की तीली लगा के कपड़े में अल्कोहल डाल के फिर आग लगाई थी, तो अल्कोहल भी जल सकता है। इसका मतलब है अल्कोहल में आग लगाई जा सकती है कि नहीं? शराब की फैक्ट्री में जब आग लगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें आग लग जाती बड़ी तेजी से, क्योंकि अल्कोहल जल सकता है कि नहीं? इवन अल्कोहल जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें भी ब्रेक डाउन होता है। अल्कोहल किसमें आएगा, एसिडिक में आएगा या बेसिक में आएगा? अल्कोहल का स्लाइटली ज्यादा होता है, यानी 7.36 उसका पीएच है, और जिसकी वजह से जब वो हमारी बॉडी का भी 7.36 है, हमारी बॉडी स्लाइटली कैसी है, बेसिक, और अल्कोहल भी स्लाइटली बेसिक। और सर ग्लूकोज का? ग्लूकोज ऐसा करके कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसको खाएंगे तो जो ब्रेक डाउन होता है तो उससे फिर एसिटिक एसिड बनता है, तो बॉडी में एसिडिटी होती है। अगर आप चीनी की या कोई चीज़ खाएंगे तो आगे इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें एक एसिडिक एसिड भी होता है। चीनी ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है, एसिडिटी। अदरवाइज ग्लूकोज इन वाटर देयर इट इज़ नॉट एसिडिक और बेसिक। ये 7 ही पीएच होता है। सर मतलब बीच में आता है ग्लूकोज 7 है, वो न्यूट्रल है, लेकिन बॉडी में जब डिकम्पोज होगा तब उसका एक प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड। अब इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन हो सकता है सीजन? सर इसमें तो दोनों एक सही है, गलत है, एक गलत है, आर सही है। ए अगर आप देखोगे तो ये ठीक नहीं ज्यादा, क्योंकि एक में लैक्टिक एसिड भी है, एक बात छिपा रहा है। सो लेट अस चेक। अल्कोहल तो मैंने पढ़ा नहीं सर, उसमें तो लैक्टिक एसिड ही होता है। दोनों सही भी हो सकते हैं शायद, हो भी सकते हैं। अभी किस सेंस में बात कर रहे हैं, बहुत उसको रीडिंग बिटवीन द लाइन कर रहा है कि सर, ये होगा शायद। लेट अस चेक। तो ए कह रहा है, तो वो कह रहा है कि वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, वो दूसरे चीज को नहीं ले रहा है, एक और पाथवे है उसको इग्नोर कर रहा है। सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है सर एथेनॉल को समझ में आई बात की नहीं? अल्कोहल कहते हैं। नाउ जस्ट लिसन कि वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल कह रहा है, तो बुक में भी दिया है 3 पाथवे हैं, एनारोबिक के 2 हैं कि नहीं? एक में क्या है,
ये अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे में क्या Lactic लैक्टिक एसिड, तो दो एनारोबिक हो गए। यस सर। तो मेरा वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, उसको ठीक मान रहा है। तो और सर दूसरा एंड प्रोडक्ट में सर जैसे लैक्टिक एसिड वो ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी निकले, तो सर ये इसी लाइन का तो नहीं बोल रहा कि एक इथेनॉल है और बाकी कार्बन इन डाइऑक्साइड। एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, यानी ए दो एंड प्रोडक्ट वो कह रहा है। Yes, सो इट इज इग्नोरिंग दिस पाथ। उनमें से एक ये है। समझ में आई बात कि नहीं? देयर आर टू पाथवेज, सो इट इज इग्नोरिंग द अल्टरनेट पाथवे इन विच द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। देन आल्सो इट इज करेक्ट, क्योंकि हम ये मान सकते हैं हाँ भाई अल्कोहल तो बनता ही है, और फिर अल्कोहल बनने के बाद क्या होता है कि अल्कोहल बनेगा और साथ में ब्रेक डाउन, ये पार्शियल ब्रेक डाउन है, तो इस सेंस में एक आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके, पूरी चीज नहीं कही जा रही है पेपर। तो इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। Yes, sir. A plant do not have great demand of gaseous exchange। तो बताओ शाहिद क्या कहना चाहेंगे कि नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सर डी का। एक मिनट, हाँ सर ये होगा एक मिनट। रीजन गलत है। रीजन डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज, इतना गैसेस एक्सचेंज की उनको जरूरत नहीं है, इसलिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। देखो हमें गैसेस एक्सचेंज चाहिए, हमें गैसेस एक्सचेंज क्यों चाहिए? हम दौड़ते भागते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और बहुत सारा CO2 एक्सक्रीट भी करते हैं। यूरिया में बहुत CO2 होता है, लेकिन प्लांट में क्या है, वो खड़े रहते हैं, लोकोमोशन करते नहीं है, उनमें इतना गैसेस एक्सचेंज नीडेड नहीं है, ऐसी बात है। तो इसलिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेज करने के लिए फिर कैसा होगा, डिफ्यूजन इज नॉट, फिर वहां पर हमें एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए होता है। तो ये शाहिद आप क्या कह रहे हैं? बी सर ये होगा शायद। चेक कर लेते हैं, ए होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि उसकी उनको जरूरत नहीं है, उनमें उतना एनर्जी का डिमांड नहीं। सो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका असर्शन समझ में नहीं आया। असर्शन का मतलब है क्या उनमें लंग्स होते हैं? उनमें क्या एल्वियोली होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है। Yes. क्यों? क्योंकि उनको उतना ज्यादा गैसेस एक्सचेंज ही नहीं चाहिए, उनको हीमोग्लोबिन नहीं है। क्या उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन होता है। बोलो क्या ये तंग करना है? आर यू एक्सप्लॉइटेड देन टेल। चलिए फोर्थ, नाउ बताइए संपत, बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। बाइल जूस के बिना लिपिड नहीं टूट सकता, और बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स। क्या ठीक रहेगा? सर बी। सर एक मिनट, रीजन बोलो। सी होगा। बाइल तो एसेंशियल है, क्योंकि बाइल से क्या चीज होती है? बाइल से एक ही तरीके का एल्कलाइन होता है, एंड इट ब्रेक्स इनटू ग्लोब्यूल्स, स्मॉल टाइनी ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। जैसे तेल को अगर साबुन में डाल के हिलाओ, साबुन पानी में, तो तेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है कि नहीं? फिर उसके सरफेस पर लिपिड का मतलब फैट है या ऑयल है, इन सबको तोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? साबुन पानी में हिला दें। तो बाइल जूस एक साबुन पानी है, साबुन पानी है, इट इज अल्कलाइन। सो इसका फिर डी होगा ना। तो क्या है, क्या पहला ठीक है? बाइल एसेंशियल फॉर डाइजेशन। सर वो इमल्सिफाई करता है ना, डाइजेस्ट थोड़ी करता है। इमल्सिफाई करेगा, सिर्फ उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा कि नहीं, टाइनी ग्लोब्यूल्स, फिर उसको सरफेस एरिया लार्ज मिल जाएंगी। एंड बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स। तो बाइल जूस में क्या होगा? एंजाइम्स। तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं होते हैं, एक तरीके का उसमें क्या हो रहा है, इट ओनली कंटेन्स अल्कलाइन, मतलब एक तरीके का बेस कंटेन करता है। सो लेट अस सी, इसका क्या आंसर हो सकता है? डी। सी। सर एंजाइम्स का मतलब? एंजाइम्स का मतलब है जो प्रोटीन ओरिजिन के हो। प्रोटीन हार्मोन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन है जो फंक्शनल हो, जो किसी चीज को तोड़ दें। फैट किस में टूटता है? मित फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में टूटता है। तो लेट अस सी, इसका क्या है? इसका आंसर सी कह रहा है कि ए तो करेक्ट है, बट बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेस कोई एंजाइम नहीं है। बेस का कोई प्रोटीन ओरिजिन है क्या? बेस तो साबुन पानी है। तो बाइल जूस इज ओनली अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है कि नहीं? एंड ए असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज फॉल्स। फिफ्थ देखो, नाउ आप बताइए प्रवीण, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम लैक्टेज। तो कार्बोहाइड्रेट पहला एसर्शन को करेक्ट मान रहे हैं? सर एक मिनट को, सर कार्बोहाइड्रेट
और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता कौन है? ऐसा मान लो पैंक्रियास में ऐसी क्या चीज है जो तोड़ता हो? सर ट्रिप्स सर पैंक्रियाटिक अमाइलेज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। 3 चीजें होती हैं पैंक्रियास में, कौन कौन सी? पैंक्रियाटिक अमाइलेज लाइपेज हाँ, ये ट्रिप्सिन। ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं। तो अमाइलेज क्या करेगा बताओ? सर डी होगा सर। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा? इट ब्रेक डाउन इनटू कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च को, किसको तोड़ेगा? स्टार्च को ग्लूकोज में। दैट इज पॉली शुगर को किसमें तोड़ेगा? मोनो शुगर। समझ में आई बात कि नहीं? या फिर ये कह सकते हो C6H10O5 टू द पावर n को किसमें तोड़ेगा? C6H12O6। और इसमें और क्या चीज होता है पैंक्रियास में? दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को सर फिर पेप्सिन क्या करता है? अमीनो एसिड वो भी यही करेगा। ठीक है। जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब तोड़ते हैं। वो भी प्रोटीन को तोड़ते हैं। पार्शियली टूटेगा, फिर उसका फाइनली कहाँ टूटेगा? दैट इज डुओडेनम में, इंटेस्टाइन के साथ। क्या लिखा आपने? प्रोटीन का अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। समझ में आई बात? अमीनो एसिड आप समझ रहे हो क्या है? दैट इज CH3H और ये क्या है? COOH और ये क्या है? NH2। दिस इज अमीनो, अमोनिया है। और ये क्या है? एसिड। अगर इस तरीके की बहुत सारी लंबी चेन हो तो उसे क्या कहोगे? बोलो। प्रोटीन। अमोनिया नहीं है। ये COOH, ये इस सिंगल मोती को क्या कहा गया? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। और अगर इनमें से वाटर निकल जाए H2O तो क्या एक बॉन्ड बन जाए? यस सर। यस सर। एक इनके बीच लिंक हो जाए और इस तरीके की जो लंबी चेन बनेगी वो क्या कहलाएगी? प्रोटीन। वो प्रोटीन। और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड। क्या पेप्टाइड बॉन्ड? यस सर। पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 2 है तो डाइपेप्टाइड, 2 से ज्यादा है तो पेप्टोन, और अगर बहुत सारे हैं, हजारों हैं, सैकड़ों हैं तो फिर प्रोटीन। 2 को डाइपेप्टाइड। तो आपने जैसा अभी कहा कि जो पेप्सिन है वो डाइपेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ता है, यानी पूरी मोती बिखर गई लेकिन 2 मोती 10 मोती कर करके बिखरी है, टूटी है, अभी पूरी एक मोती नहीं बिखरी है। ये चीज कहाँ हुई है? क्या ये स्टमक में हुई है? अब जो डाइपेप्टाइड और पेप्टोन है वो फाइनली अमीनो एसिड में अलग अलग मोतियों में कहाँ टूटेंगे? ये क्या डुओडेनम में टूटेंगे, जहां पर इनको ट्रिप्सिन तोड़ेगा। तो 2 लोग सहयोग करते हैं प्रोटीन को तोड़ने में। कौन कौन? ये। और ये बताओ कुणाल, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? सर जिसमें 4-5 बॉन्ड होते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? बोलो। ये पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है। बहुत सारे अगर पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे? एक पेप्टाइड, 2 पेप्टाइड, बहुत सारे हो। ठीक है। और जहां तक आप कह रहे हैं पेप्टोन, वो ऑलिगोपेप्टाइड है। 10 तक है तब तो ऑलिगो है, और 2 को डाइपेप्टाइड। समझ में आई? तो कौन से 2 लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में सहयोग करते हैं? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। और तीसरा इसमें क्या होता है बताइए? लाइपेज क्या करेगा? फैट को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल पर। ये ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अब जरा हमारे क्वेश्चन पर आइए। नाउ पैंक्रियाटिक जूस में क्या लैक्टेज होता है? नो सर। कोई लैक्टिक एसिड या लैक्टेज। लैक्टेज का क्या मतलब है? लैक्टेज क्या करता है? लैक्टिक एसिड को जो जो लैक्टिक एसिड को तोड़े उसको लैक्टेज कहते हैं। जो माल्टोज को तोड़े उसको क्या कहते हैं? माल्टेज। समझ में आई? अलग अलग तरीके के शुगर है। जो सुक्रोज को तोड़े, सुक्रोज का मतलब समझते हैं चीनी की शुगर, जो गन्ने की केन शुगर, उसको जो तोड़े, जो केन शुगर है वो डाई शुगर है, उसको अलग अलग ग्लूकोज में तोड़ दे तो उसको कहते हैं सुक्रेज। तो उसी के नाम पे ये सारा है। समझ में आई बात? तो क्या लैक्टेज होता है वहां पर? लैक्टेज ना होकर के, क्योंकि वो हमारे अब हो भी सकता है, लेट अस चेक, क्योंकि फाइनली तो वहां टूटना ही है। सो लेट अस चेक, हो सकता है लैक्टेज हो, बट ये हमारे कंसर्न का नहीं है, क्योंकि हमें किसको तोड़वाना है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस। कौन सा कर रहा है? चेक कर लें कि अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कह रहा है डुओडेनम में फाइनली टूटेगा, क्योंकि वहां पर एमाइलेज है कि नहीं? एमाइलेज इसीलिए है कि वो उसको तोड़ेगा। ओके। सो सर फाइनल थोड़ी बोल रहे हैं, सर मेनली बोल रहे हैं। गलत है ये गलत आप मान रहे हैं। सर फाइनल सर थोड़ी डी बोल होगा। रहे हैं। सर डी होगा। सी कह रहा है। सी का मतलब क्या है कि ए तो सही है, सर फॉल्स।
देखो, और आर गलत है। रीजन क्यों गलत है? कह रहा है कि लैक्टेज वहां नहीं होता है। अगर मिल्क को टूटना है, डाई शुगर टूटनी है, तो वो कहाँ टूट जाएगी? वो स्टमक में, ये माउथ में ही टूट जाएगी, क्योंकि आप मिल्क पी रहे हैं तो माउथ में भी क्या है, क्या एमाइलेज है, यस तो वहां टूट जाएगी डाई शुगर। लेकिन जो पॉली शुगर है, स्टार्च है, वो स्टार्च को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो स्टार्च कहाँ जाके टूटेगी? डुओडेनम में, क्या अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में। तो इसका ये कहना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज होता है, ये गलत है। और ये कह देना कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, दैट इज डिग्रेडेशन, इट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ए सही हुआ असर्शन, और रीजन क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ रजत, aerobic respiration requires less energy as compared to anaerobic respiration. Aerobic respiration है, aerobic respiration requires, मतलब अगर respiration करना है, respiration requires less energy कह रहा है। क्या ये बात सही है? ये क्या है? सर गलत है। बोलो। गलत है। डी। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं सर। पहला वाला ठीक लग रहा है? सर ठीक है शायद। देखो, ये कह रहे हैं सीजन की रेस्पिरेशन में तो खुद ही एनर्जी निकलती है, फिर ये रिक्वायर्ड क्यों कह रहा है भाई? रेस्पिरेशन के बाद बॉन्ड बनने के लिए तो होते हैं ना एटीपी। भाई आप ये देखो, ये सी ठीक कह रहे हैं, C6H12 ये है। और अगर एरोबिक है तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या CO2 प्लस H2O बनेगा? और क्या 38 ATP एनर्जी खुद निकलेगी? एडीपी और एटीपी को भी तो जोड़ना है बात की नहीं? वो तो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है कि किसको एडीपी में और फास्फेट आयन को लेके एटीपी बना देता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये कौन सा रेस्पिरेशन है? और इसमें क्या 38 करेंसी ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है? इतना बन रहा है ना टूटने पे। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और बताओ, एनाएरोबिक में हमें कितनी एनर्जी निकलती है? 2 ATP। 2 ATP। और फिर इसमें चाहे लैक्टोज बन जाए, ये लैक्टिक एसिड, या फिर अल्कोहल बन जाए, और प्लस 2 ATP। तो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है? सर एरोबिक। एरोबिक में। तो रिक्वायर वाली तो कोई बात नहीं है ना कि रेस्पिरेशन करना चाहिए तो अब हमें एनर्जी चाहिए। मरते को खाना दे दो तो उसमें एनर्जी आ जाए, कि उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए? नहीं ना, एनर्जी तो खुद ही मिल जाएगी। और दूसरी चीज देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं किए जा सकते। तो अब पहला गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर डी है। तो डी का मतलब है रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक। तो रिक्वायर्ड वाली वर्ड गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, कुणाल 7th बताइए। सर डी से मतलब क्या है? असर्शन। अदर फॉल्स वी कैन प्रूव। असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन सही है। रीजन तो ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। कुणाल बोलो। सर बी। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। क्या ये बात सही है कि आर्टरिक जो आर्टरी है सर ये होगा। उसको पकड़ के उसमें 50 किलो वजन लटकाया जा सकता है? जो हार्ट से निकलने वाली आर्टरी है, क्या वो 50 किलो तक सह सकती है? इट इज सो फ्लेक्सिबल एंड हैविंग लार्ज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब समझते हो? यस सर। कि वो प्रत्यास्थ है, कि उसको कितना भी खींच लोगे then it comes to its original size. It can bear load. Elastic. और दूसरा क्या है? Arteries have to transport blood away from the heart. बोलो, आर्टरी क्या ये काम करती हैं? यस सर कर। Arteries have to transport सर सही है सर। blood away from heart. ये बात सही, क्योंकि VEN इसका क्या मतलब है कि जो इन करे हार्ट में उसको वेन कहेंगे, और जो आउट करे हार्ट से उसको क्या कहेंगे? अच्छा, वो चीज बताइए कि जो हार्ट से ब्लड को ले जाती है फॉर उसके ऑक्सीजनेशन के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसका क्या नाम है? तभी वो आर्टरी है। और जो बॉडी में ले जाए आउटा, तो उसको आओर्टा कहेंगे। बोलो, बात सही है? हार्ट से दो चीजें जाती हैं ना। हार्ट से क्या है कि एक यहाँ से इधर आई और फिर यहाँ से फिर क्या है, जब इस पर गिरी देन इट इज गोइंग टू कहाँ पर? बोलो, लंग्स पे गई, तो उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, फिर लंग्स से जब वापस आई तो यहाँ गिरी, और फिर यहाँ से फिर कहाँ चली गई? बॉडी। तो इसे क्या कहेंगे? आओर्टा। तो आओर्टा बॉडी में ले जा रही है, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और ये जो यहाँ से यहाँ ले जा रही है, इसका क्या नाम? सर्कुलेशन। पल्मोनरी
सर्कुलेशन जो लंग्स में होता है उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो लंग्स है वो पल्मोनरी पार्ट है, उसको कहते हैं फुफ्फुस। तो दैट इज पल्मोनरी पार्ट। और ये आर्टा का क्या नाम है? क्या ये यहाँ लिंक पूरा कर रही है? यस सर। तो जो ये है ये वीना कावा है, तो वीना कावा से इन हुई। सर वीना कावा का क्या रोल है? वीना कावा है पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक हार्ट में कलेक्ट कर देती है। तो ये अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन किस किस को कंसर्न करता है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू हुआ? ये नीचे का पार्ट कौन सा है? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर आउटा, फिर वीना कावा और फिर राइट एट्रियम। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है कुणाल? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट। बोलो सर क्या? सर ये भी हो सकता है। आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे। और इन दोनों का कोई लिंक नहीं है क्योंकि थिक अच्छा हैव टू ट्रांसपोर्ट सर, कह रहा है thick चूंकि wall- अवे फ्रॉम हार्ट है तो अंडर प्रेशर होगा। और सर ये होगा। देखो तो एक ये कह रहा है कि चूंकि इसको अवे, लेकिन इसे ये लिखना चाहिए कि अंडर प्रेशर ले जाती हैं। तो अगर ये नहीं लिख रहा है तो जस्टिफाई कैसे? किसी को क्या मालूम कि अगर अवे फ्रॉम हार्ट है तो वो प्रेशर में है? सर, क्या ये पता होगा। पल्मोनरी वाला हैं? पल्मोनरी के लिए जा रहा हूँ। ये तो सही है कि आर्टरी थिक वाल्ड होती है, इलास्टिक होती है और ब्लड अवे ले जाती है, लेकिन ये देखना है कि क्या ये जस्टिफाइड है? थिक वाल्ड कहने के लिए ये कहना कि हार्ट से ले जा रही इसलिए थिक वाल्ड है। लेट अस तो सी। क्या होगा सर? ये होना चाहिए। मुझे इसका जस्टिफिकेशन पूरा नहीं लग रहा है सभी क्योंकि ये अंडर प्रेशर वर्ड नहीं यूज कर रहा है। जब तक अंडर प्रेशर नहीं लिखेगा किसी को क्या मालूम कि थिक वाल्ड क्यों है ना? अगर अंदर से आर्टरी खुल जाए ना, यहाँ पर यहाँ लोग ऐसे नस काटते हैं, अगर थोड़ा अंदर काटते हैं यहाँ तक फवारा जाता है। एक उसने सीरियल में देखा है सर 1 मीटर तक कि- चले जाता है। है ना, 1 मीटर तक ऊंचा जाता, 3 मंजिल ऊंचा जाएगा। सर इतना प्रेशर होता है। अरे आर्टरी सब अंदर अंदर बहती हैं। अगर वेन को काटोगे तो ब्लड ऐसे से गिरेगा और आर्टरी कट गई आपकी। फव्वारा। अगर मान लो आपके एक्सीडेंट में आर्टरी अंदर की भी कोई कट गई तो पूरी बॉडी में ब्लड भर जाएगा और डॉक्टर बार बार बोलेगा अरे इसकी तो आर्टरी कट गई। वो आपसे बोलेगा ही नहीं मरेगा कीजिएगा, वो बोलेगा इसकी आर्टरी कट गई। नस हमारी चाहिए। बस उतने में खत्म, उसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसका फिर भी ये अंडर प्रेशर वर्ड नहीं यूज कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन देखिए। अमित, human heart is 4 chambered. Vena cava is only artery that supplies deoxygenated blood to heart. तो ह्यूमन हार्ट तो 4 चैम्बर है और वीना कावा सप्लाई कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? सर बी। बी? सर सी है सर। सी बोलो। है सर। एक सी है भाई। वीना कावा है। भाई। सर वीना कावा तो सर वेन होती है। वीना कावा इज द ओनली आर्टरी बोल रहा है। हाँ, ये वेन होती है। वेन भी नहीं होती है, वाला नहीं होती है। वीना कावा प्राइमरी हाँ वेन के पार्ट मुख्य वेन है ना Yes, वीना कावा। C होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? सी। A is right and R is C. So इसका आंसर C होगा। ओके, नाउ अनीशा 9th का बताइए कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। आपकी बॉडी की 70% एनर्जी कहाँ जा रही है? जो आप रात को खाना खा के सुबह उठ के फिर भूख लग जाती, कहाँ गई सारी एनर्जी? क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने में तो गई। और फिर क्या कह रहा है? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक दूसरी चीज भी कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ने, ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी दी सबको, और किस में दी? क्या एटीपी में? और एटीपी में इस गोल्जी ऑपरेटस ने यूज कर ली, मान लीजिए लाइसोसोम ने यूज की, तो अब जब ये यूज कर लेगा तो जो बाहर निकालेगा वो क्या होगा? एडीपी। एडीपी। अब एडीपी में फॉस्फेट आयन ले लेगा एक और फॉस्फेट आयन लेकर क्या ये फिर ये ले लेगा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से एटीपी बनाएगा। जरा देखो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कंज्यूम्ड एनर्जी है एडीपी। और एक और फॉस्फेट अगर जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये देखिए, एक फॉस्फेट और ये क्या है? दूसरा फॉस्फेट, और ये क्या है? तीसरा। ये माइटोकॉन्ड्रिया ने दिया था क्या सबको? यस सर। और जब गोल्जी ऑपरेटर से लाइसोसोम ने लिया, क्या उसमें उसने एनर्जी कंज्यूम कर ली? तो क्या एक PO3 निकाल दिया? PO3 है, ठीक है कि नहीं? एक लिंक इससे एक्स्ट्रा है
तो दैट इज PO4 करो और बाकी H2 भी होगा, वो ज्यादा आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी इतना देखो, फॉस्फेट है तो ये ट्राइफॉस्फेट दिया, लेकिन जब गोल्जी ऑपरेटर्स या लाइसोसोम ने इसको यूज किया तो क्या एक फॉस्फेट इसमें से हट गया, उसकी एनर्जी ले ली उन्होंने, अब ये डाइफॉस्फेट बन गया, तो वो क्या एक फॉस्फेट और लेगा, तब फिर से ATP बना देगा माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको करने में क्या उसे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आसान काम नहीं है फॉस्फेट जोड़ना। जितना कार्बोहाइड्रेट है उसको यूज करेगा, उससे एनर्जी निकालेगा और फिर ATP बनाएगा और फिर सबको भेज देगा। वो तो समझ में आ गई बात। जो तीसरा फॉस्फेट जोड़ने में मेहनत लगती है, उसके लिए एनर्जी वो कहाँ से लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कार्बोहाइड्रेट से लेता है। दैट कार्बोहाइड्रेट या दैट ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग ATP है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। नाउ ये कौन बताने वाला था, तो अनीशा बताना है। हाँ बोलो। बी, अच्छा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ ए ATP। लग रहा है मुझे। जस्टिफाई तो नहीं हो रहा लेकिन सही दोनों है, तो आप बी बता रही है, चेक करते हैं। सर बी होगा सर। ये लग रहा है, बी होगा। ये लग रहा है मुझे। सर ये होगा। बी है भाई, कंफर्म बी। ये कह रहा है कहता है कुछ हो गया। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ, वो पर भी मैं सही दे रहा हूं। नहीं ये जस्टिफाई तो नहीं है, सर बी होता है, सर गलत है, साइड ये गलत है। सर ऊपर चेक कर लीजिए सर क्या दिया हुआ है ABCD को। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है, ABCD भी चेक कर लो। सर नहीं, सर सर, इससे इसमें पहले यही हमारे दे रहा सारे है। गलत होने चाहिए थे। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो इसके ऊपर वाले चेक करो, वो था करेक्ट है, नाउ इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसी तरीके से साइड में रहते सर। साइड में कोई बात नहीं, सर हम लोग गलत ही पढ़े सेवन संपत्ति है के बारे में। सर 8 क्वेश्चन 8 यार बायजूस का सेशन ले लो। ये ना बाईजी वाले दिखा दी इसका मतलब तो इसका आंसर बी होगा क्योंकि ये इसका करेक्ट जस्टिफिकेशन सर है। एक बार सर बाईजूस के सैंपल पेपर से करवा दीजिए सर कॉपी जब आपकी आईडी नेट पे चेक कर लो। सर एक बार कॉपी करके नेट पे check कर लो। क्या कॉपी कर बाईजूस ले लो। रखा है भाई। सर एक बार गूगल पे डायरेक्ट चेक कर ले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कॉपी पेस्ट करके। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें यही है एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सर बाईजूस के सैंपल पेपर करवा दीजिए तो वो बहुत हाई लेवल के हैं। अरे हाई लेवल के नहीं दिया हमने। अरे हाई लेवल ये में लो लेवल के देते हैं वो। नो डियर। Energy is required to carry out different life processes. Energy is obtained in form of ATP in mitochondria. तो आंसर आ गया। According to Merit Nation, देखो, mitochondria is the powerhouse of the cell. नंबर तेरह ही जाएगा। सही है सर। तो ये पासवर्ड मांग लेता है। बायजूस की तरह। ठीक है, सर इसमें डेस्कटॉप अच्छा इसमें डेस्कटॉप मोड में नहीं आ रहा। और सब सब प्रेमी को तो डाउनलोड ही करना क्या पड़ता चीज? है। नहीं इसको डेस्कटॉप मोड में देख लेते हट जाता है। हो जाता है कुछ। सर इसमें नहीं होगा सर ब्रेनली चलो सर दूसरा में आपको देखो। कॉपी करना था वो। तो ब्रेनली में नहीं ये आंसर तो आ गया, अब इसमें जिसमें बता दे। डाउनलोड होगा तभी। सर ब्रेनली में देख लीजिए, ब्रेनली भी है सर। ओके ओके, सर उससे बच्चे जा ब्रेन भी देख लेते हैं। सर इसे डाउनलोड करना देखो तो है। सर डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए सर हट जाता है। सर वो डेस्कटॉप साइट ऑन मोड ऑन कर लीजिए। सर वो 3 डॉट्स दबा के। नहीं तो वेट बता दो। सर 3 डॉट्स चांद के तौर पे उसके में आइडिया कैसे दिखता है। नहीं आएगा बट क्या बहुत छोटा सा। चलिए, assertion is true and reason is true, but reason does not explain assertion. इसका आंसर ये तो सही सर होगा। बी है, सर बी बताइए, बी ये आपने कहाँ से निकाला, इधर से डेस्कटॉप साइड। हाँ उससे हट जाता है सर। अच्छा ये समझ में आया आपको? सर ये लैपटॉप में आता है सर। नहीं सर। चलिए, assertion is true and reason is true, but reason is not the correct explanation. समझ में आ गई बात आपको? तो ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? सर, B. बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 9th का बी हो गया। सर आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा वो अगर आपके में ब्रेनी डाउनलोड होगा तो। ओके नाउ नाउ जो है डेस्कटॉप साइट क्या है। स्टोरेज बहुत है। कुछ भी हो जाए इंस्टॉल नहीं करने का है। एक बार मेरी आदि फुल हो रखी है स्टोरेज। नाउ नेक्स्ट देखिए, बात नहीं करो, 10 बात ना करें। 10 नाउ तो उसका बीरा सर है। रोटेट बी। कर दो। 10th आंसर देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट। तो ये वही है। सर ऊपर सर, 9 Rings of cartilage are present in throat. These ensure that the air passage does not collapse. बोलो प्रांजल। सर इजी है सर। यानी ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, यहाँ पर इस पे रिंग्स है, ये हमारा जो विंड पाइप है, ये ट्रैकिया, उस पे क्या है? रिंग्स है, ऐसा कार्टिलेज है
तो क्या जब हम पंपिंग करते हैं या एयर लेते हैं या ये बाहर जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारी एयर निकल रही है, क्या बोलते हैं, तो उससे क्या ये कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये रिंग्स ऑफ पार्टिकल्स होती है, क्या इनका और कोई पर्पस है? ये होगा ये हाँ? ये बात तो बोलो ए बिकॉज रीज इंश्योर दैट एयर पैसेज डोंट, ये इनका आंसर सही है क्योंकि जो विंड ये यहाँ पर ट्रैक ये है विंड पाइप में क्या है रिंग्स ऑफ पार्टिकल्स है और वो कोलैप्स होने से तो ये फंक्शन भी होता है। कोलैप्स मतलब कोलैप्स का मतलब बैलून को अगर आप हवा मारोगे तो फड़फड़ होकर चिपक जाएगा क्या? बैलून में फटा हुआ बैलून है और उस पर हवा मारिए तो वो क्या आपस में चिपक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं? दो बैलून में भी अगर बीच में हवा मारोगे तो क्या होगा? क्या वो पास आएंगे कि दूर जाएंगे? सर हवा मारेंगे तो फूलेगा ना। खुलता नहीं है। जब एयर ज्यादा होता है तो उनके बीच में क्या हो जाता है? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर जोन की वजह से क्या चीज हो जाएगी? दैट इज लो प्रेशर जोन। देखिए ये आप इस तरीके से डिस्टर्ब मत करो, आप ऑनलाइन पढ़ लिया करो अगर ऐसे। अब देखो कि लो प्रेशर जोन है, अगर आपने कहीं पे हवा मारी है, क्या ये चीज देखो तो ये अभी मोस्टली सबके पापा एयरफोर्स में ही हैं, तो ये एरोडायनेमिक शेप है क्या विंग्स का? बोलो। अच्छा इसमें क्या चीज होगी कि जो एयर आ रही है वो क्या यहाँ से ऐसे जाएगी और फिर जो यहाँ से आ रही है क्या वो ऐसे ऐसे चली जाएगी? क्या ये बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी? सर दिख नहीं रहा। ये देखो ऐसे, तो ऊपर की एयर क्या है, जो ऊपर की एयर है वो कंजेस्टेड हो गई, नीचे की नहीं हुई क्या? देख लो, तो जहां पर बहुत पास हो गई, ये इसका शेप ही इस तरीके का बना है, जितनी कार होती है ना रेसिंग कार सब इसी तरीके की बनती हैं, तो इसकी वजह से लो प्रेशर किधर है और हाई प्रेशर किधर है? जहां पर ये स्ट्रीम लाइन आपस में कंजेस्ट हो गई वो कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। जहां ज्यादा पास हो गई वो क्या हो गया? लो प्रेशर, जैसा कि सीजन बता रहे हैं। और नीचे क्या हो गया? जहां दूर है वो कैसा है? हाई। तो हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है, तो क्या इसी वजह से जहाज उठ जाता है? ड्रैग फोर्स। बोलो है बात कि नहीं? वो इस तरीके से सबसे पहले वो रनवे पे बहुत तेजी से दौड़ेगा और क्या वो लो प्रेशर क्रिएट कर लेगा क्योंकि ऊपर की स्ट्रीम लाइन कंजेस्ट हो जाएंगी। जैसा कि प्रवीण ने बताया कि अगर दो बैलून है और दो बैलून के बीच में मैंने एयर अगर मार दी तो क्या यहाँ पर जो एयर है वो कंजेस्ट हो गई? बोलो। दूर जाएंगे ना फिर। अरे कंजेस्ट का मतलब समझते हो कि बहुत पास कोई चीज हो गई, तो पास अगर एयर के वो पास हो गए जो अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल है, तो ये लो प्रेशर और यहाँ से क्या हुआ? हाई प्रेशर। तो जब ऐसा करेंगे तो बैलून क्या हो जाएगा? While blowing the balloons they come nearer to each other. Okay? Is it so? अब इस चीज को हम थोड़ा सा देख लें फिर हम आगे बढ़ जाएं। Now blowing between balloons, आप इसमें देख लें, it is the same region, ये देखो, Have you seen videos or pictures of strong winds blowing away the rooftops of a hut? Do you know why does the roof blow अच्छा up? Let us understand आपके this. रूफ टॉप पे भी अगर हवा तेज चले तो क्या वो उड़ जाती है चादर? At a height. उसमें भी यही रीजन है, If you blow between the तेजी से balloons, उसका कंजेस्टेड हो जाता है। ये देखो unlike what we expect, पास आ गए? balloons actually come together. क्यों हुआ? Stick रीजन each समझ में आ other. गया? Air is जहाँ कंजेस्टेड होगा वहाँ कैसा जोन होगा? मान लो यहाँ पर मैं 10 पेपर रख दूँ, ये पेपर हवा चला दो क्या उड़ जाएंगे? तो क्या उड़ेगा? क्योंकि ऊपर एयर कैसा है? क्या लो प्रेशर जोन है, तो वहाँ कंजेस्टेड हो गई तो उसकी वजह से पेपर उड़ गया। समझ में आ गई बात? Now, next question. Exerts lower pressure on the Bernoulli's principle. This is Bernoulli principle that we will see later on. Bernoulli principle. Okay. Next question. Okay. 11. Rajat. बोलिए आंसर। तो मैं बताऊं? नहीं, pyruvate is 6 carbon molecule. It is prepared in the cytoplasm as the first steps of cellular respiration. बोलो।
ए सही है क्या assertion? शांत रहे। तू शांत रहना बोलो। एलटीटी। है ए और ये फर्स्ट स्टेप है क्या सेलुलर रेस्पिरेशन? मतलब जब ग्लूकोज टूटता है तो सबसे पहले पाइरुवेट ही बनता है क्या? तो ऑप्शन क्या हुआ? डी। यानी फिर सही है। रीजन तो फिर भी कार्बन मॉलिक्यूल होता हाँ है सर, पाइरुवेट का ग्लूकोज होता है 6 11 तो 11 का डी हो गया। अच्छा बताया आपने। 12 प्रांजल नाउ मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ। बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमारी पूरी बॉडी मॉलिक्यूल से बनी हुई है और उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है। सर बी होगा। बोलो। बी। सर डी नहीं होगा। सर ए होगा। ए सर डी होगा। ये सर डी होगा। होगा। ए होगा। अरे डी पे बी डी। बी होगा। सर डी होगा। डी होगा सर। मैं भी ये तो ए बता रहे हैं और मुझे भी लगता है कि ए होना चाहिए। सर मैं तो डी बोल रहा हूँ। हैं? डी। डी होगा। चेक करो। ए होगा ऐसे लेकिन डी बोला। ए। अच्छा आप देखो कि क्या हमारी रीजन कैसे? रीजन अब समझो इस बात का। क्या हमारी पूरी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं? चाहे उनका आप देखो कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये छोटे मॉलिक्यूल नहीं है, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं और इनका सब जगह ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। और इनको क्या ये मॉलिक्यूलर बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहे? होता ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अब ट्री में भी देख लो, जाइलम फ्लोएम, यही सब काम तो करते हैं। मॉलिक्यूल कोई तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तभी तो सर्वाइव कर पाता है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर बॉडी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से ही बने हुए हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उनका कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आधा पार्ट तो उन्होंने जानकारी के लिए दिया, लेकिन जो पहले का आधा पार्ट है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। ये ना सोचो कि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों आ गया, वो ये बात सोचो कि बॉडी स्ट्रक्चर्स आर सच दैट इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये लिखा है कि नहीं, मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल, बॉडी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल। ये इसे लिखना चाहिए था कि बॉडी स्ट्रक्चर इज सच इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या लिख देता कि बॉडी स्ट्रक्चर्स आर मेड इन सच ए मैनर that it facilitates transport of molecule or molecular movements are needed for survival of life। समझ नहीं बात, बट फिर भी जितना लिख रहा है वो एक को कहने के लिए सफिशिएंट है। 13th देखिए कि diffusion does not meet सीजन does not meet high energy requirement of multicellular organism। Diffusion is a fast process but occurs at surface of सर इसका सी होगा। ए body। false but R is true। नहीं, A is true but R is false। C A okay A is true but R is false। assertion is true। but R is false। C होगा। ये सरफेस पर तो नहीं होता ना बॉडी के, कहीं भी डिफ्यूजन हो सकता है, हर सरफेस पर होता है। जो अंदर फास्ट प्रोसेस नहीं है, तो उसी पे चल जाएगा। स्लो प्रोसेस है और अंदर की एपिथेलियल टिश्यू में भी होता है, सब जगह तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये कह रहा है ओनली सरफेस पे, तो लेट अस सी सी है। सी, यानी असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नाउ शाहिद नेक्स्ट का बताइए। यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल में जो स्टोमेटल सर, पोर ये होगा ओपन शायद। करते हैं, ये आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे ये बोल रहा तो मैं भी बोल रहा और स्टोमेटल पोर्स आर द साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर डिफ्यूजन। यही पोर है जहां पर गैसेस का डिफ्यूजन होता तो मैं है। तो गार्ड सेल कह रहा है कि गार्ड सेल क्या होते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। और इन पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होती है? क्योंकि इट इज एसेंशियल जिससे कि गैसेस एक्सचेंज हो सके। आप कहते हैं सर ये B नहीं होगा। सर B देखा समझ। तो फिर इसका रीजन क्या होगा? सर इसका रीजन सर ये होगा क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सर वो वाटर लेवल कंसंट्रेशन पे वो होता है, उसके डिपेंड होता है। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो वो वाटर लेवल क्लोजिंग का रीजन बताना चाहिए ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो इसका कुछ रीजन नहीं हो सकता। सर गार्ड का फंक्शन है तो सर ये बस एक सर रीजन तो statement है। अलग दे रखा है कि स्टोमेटल पोर तो साइट सर ये तो एक्सेस। स्टेटमेंट है। ये बात सही है कि ये एक तरीके का अनदर स्टेटमेंट है कि हाँ। इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है
गैसेस एक्सचेंज है, लेकिन इसका ओपनिंग और क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर गैसेस एक्सचेंज खुला रहे तो भी हो सकता है, यही बात है कि नहीं? सो इसका ये फंक्शन है, किसी चीज का फंक्शन है। फंक्शन इटसेल्फ इज द रीजन ऑफ समथिंग। अगर कुछ होता है तो उसका इटसेल्फ एक फंक्शन का क्या रीजन होगा? जैसे हम कह दें कि यहाँ पर फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका कोई रीजन नहीं बनता। सर इसका रीजन वाटर से होगा कुछ, वाटर सर वाटर की वजह से तो ओपनिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये कह सकते हैं वाटर कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ये कह सकते हैं। किसी भी चीज में क्या है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है बताइए? ऑस्मोसिस जानते हो कि वाटर का किस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। क्या ये बताइए, ऑस्मोसिस टेम्परेचर ज्यादा हो तब तेजी से होगी कि टेम्परेचर कम हो तब तेजी से होगी? ज्यादा हो, क्योंकि जब धूप निकलती है तब पौधों को पानी देते हो, तब क्या तेजी से पानी ऊपर चढ़ता है? या ठंडे पानी में छोला भिगो तब फूलेगा कि गर्म पानी में? यानी गर्म पानी में ऑस्मोसिस ज्यादा हो रही है। जैसे अगर आपने गर्म पानी में सन आया और पानी दे दिया तो फ्लावर में पानी चढ़ेगा, वो ब्लूम हो जाएगा, क्या टाइट हो जाएगा, वाटर भर जाएगा ना उसमें। और अगर मान लीजिए रात होते होते उसमें का पानी अलग हो जाएगा और ड्रूप हो जाएगा। तो ब्लूमिंग इज ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एट हाई टेम्परेचर एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर, ये क्यों होती है? ड्यू टू लो टेम्परेचर। दैट व्हाई इट अकर्स, ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग क्यों होती है? क्योंकि वाटर लेवल की कंसंट्रेशन अलग अलग हो गई ना। और ये टर्जर प्रेशर पानी की वजह से ही तो प्रेशर हुआ, लेकिन पानी अंदर क्यों गया? व्हाई इट हैज गॉन इनसाइड? क्योंकि उस समय हीट पड़ी तो क्या वाटर अंदर गया? समझ में आया कि नहीं? दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर होता है कि नहीं? तो दिन में फूल खिलते क्यों या रात को मुरझा क्यों जाते हैं? मोस्टली तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और कुछ अलग से रात की रानियां ऐसे दूसरे हैं जो रात को खिलते हैं, उनके अदर रीजन आगे देखेंगे ना। तो इसका बी रीजन समझ में आ गया कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कहता तो बात सही होती, चूंकि उसने ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम नहीं लिया है तो इसलिए स्टोमेटल पोर को एक अनदर स्टेटमेंट माना जाएगा। कह रहा है स्टोमेटल पोर में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर शुरू में कह रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है गार्ड सेल में होती है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट माने जा रहे हैं। नाउ 14th का आंसर हो गया बी। 15th देखिए, 15th का कुणाल बताओ। The purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine, and kidney filter the waste and produce urine। बताइए कुणाल। डी का मतलब है कि रीजन सही। ये बात मुझे भी सर रीजन सही है, क्वेश्चन गलत है। ऐसा गलत तो डी होना चाहिए। यस सर, क्योंकि सर वो एक्सक्रीशन अलग होता है सर, ये इजेक्शन हो जाएगा 15 वाला, ए वाला। Okay, now 16. डी है इसका, डी भाई डी ए है इसका, डी है भाई डी मैंने बोल दिया बी तो बी है। ज्यादा चौड़ा है। आप देखिए बी होगा। ये अच्छा बच्चा अभी है ना सर इसका। द इनर लाइनिंग, हमें बताओ। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर, इनको विली कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बोलो सर ए बी है सर, बी सर, उसमें विली होते हैं। सर विली क्यों होता है वो भी रीजन दे रहा है। रीजन ही तो दे रहा है कि वो उससे बढ़ता है, तो ए क्यों नहीं सर होगा? बी होगा सर, ए लग रहा है। ए है क्या? मेरे को तो खोना पड़ेगा सर। लेकिन सर वो भाई विली क्यों होते हैं? क्योंकि वो इंक्रीज करें सरफेस एरिया, तभी तो डाइजेशन का रेट बढ़ेगा या एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट तो हो ही गया, पूरा उसे एब्जॉर्ब होना है, तो ये चीज हो सकती है ना। संपर्क 17 क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये प्रोटीन है, हैज हाई एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले मैं हीमोग्लोबिन की संरचना बता दूं जिससे आपको पता चले कि हीमोग्लोबिन में सब ये Fe को घेरे रहते हैं और इनमें भी आपस में इंटरकनेक्टेड बॉन्ड होंगे और H भी लगे रहेंगे। ये हीमोग्लोबिन। सर ये सी क्या है? कार्बन। और ये हीमोग्लोबिन है, सी कार्बन है। कार्बन और Fe से बन रहा है। अब इसमें हो सकता है कि ये क्या कह रहा है,
इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में वो कह रहा है अगर मान लो इसमें अमीनो एसिड के भी कुछ पार्टिकल हुए, अमीनो एसिड के साथ ये चीज बॉन्ड हुई, तब तो प्रोटीन होगा, और अदरवाइज हीमोग्लोबिन प्रोटीन ना होकर के इसकी ये स्ट्रक्चर होती है विच हैज हाई एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या सर इट इज अ टाइप ऑफ आयरन बोलना, ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल है। और दूसरी बात कह रहा है कि ये तो CO2 को अट्रैक्ट करता है, तो बोलो CO2 को पिकअप करता है क्या लंग से? ऑक्सीजन को लेता है। बोलो ऑक्सीजन को लेता है, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कहाँ छोड़ता है? एट द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या ये ले जाके सेल के पास छोड़ेगा? O2 वहां से लेगा लंग से और सारे सेल को दे देगा, लो O2 ले आए, और पीछे पीछे ब्लड से ग्लूकोज आ रहा है उसको तोड़ो। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? जब ग्लूकोज में O2 मिलेगा तभी तो टूटेगा। यस समझ आई बात की नहीं? तो इसलिए इसका क्या आंसर हो सकता है? बोलो अमित। सर एफिनिटी मतलब एफिनिटी का मतलब है कि सर, लविंग किसी भी चीज को, दबोच ले। मेनिया एक होता है फोबिया डरना, और मेनिया का मतलब कि उस चीज के प्रति आकर्षण। तो एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन या बॉन्डिंग। तो क्या हीमोग्लोबिन किसको बॉन्ड करता है? CO2 को कि O2 को? दोनों को नहीं करेगा, और इसका तो CO2 से कुछ O2 नहीं करता है सर, CO2 को छोड़ देता है O2 लेगा लंग से और कहाँ ले जाएगा? सर, CS तो इसका ये लंग से लेगा एंड इट टेक्स टू वेरियस बॉडी ऑर्गन। समझ में आई बात की नहीं? तो O2 कैरी करेगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कहाँ छोड़ देगा? क्या सन में? समझ में आई? तो O2 लेगा और यहाँ पर छोड़ देगा। तो यही काम है कि हीमोग्लोबिन में अगर कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार जुड़ जाए, आप निकल जाओ किसी ऐसी एरिया से जहाँ बहुत स्मोक हो, तो आपका हीमोग्लोबिन फिर बेकार हो गया। जिसमें CO जुड़ गया, इसकी दो के प्रति एफिनिटी है, एक O2 और दूसरा क्या है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो उतने हीमोग्लोबिन आपके बेकार। 3 महीने तक नई ब्लड सेल बनने का इंतजार करिए और उतने दिन तक धीरे धीरे चलिए। समझ में आई बात की नहीं? क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं है और वो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो इस बीमारी को क्या कहेंगे? एनीमिया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी चीजें खानी चाहिए, अनार है, पालक है, पॉमग्रेनेट हो गए, स्पिनच हो गए। अगर इनको कहेंगे आयरन रिच डाइट्स खानी चाहिए, तो उससे क्या होगा? रेड वाली होते हैं? सर, जो रेड कलर के होते हैं वो यार नहीं, पालक भी है जिसमें आयरन रिच हो, उन सबको हमें खाना चाहिए। नाउ लेट अस सी इट्स आंसर। सी का मतलब है कि A इज करेक्ट। 18। नाउ बात मत करो। नाउ आयुष से तो पूछा ही नहीं। The plants store, आयुष बताओ, store some of the waste products in the body parts or their feeds are the solid waste products in plants. सर एफिनिटी मतलब सर रेफेन होता है। अब आप देखिए सर सही है, दोनों सही है। कि प्लांट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, कई बार जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनमें वैक्यूल्स में रह जाते हैं। प्लांट में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, यस सर। उन्हीं में ये वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं। और रेफाइट्स क्या है? सर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। रेफाइट्स हमने भी पहली बार सुना है यहाँ पर। बी होगा सर, तो होते हैं सर। बोलो। होते हैं सर। सर बी। होते हैं, बी होगा। प्लांट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट इन बॉडी पार्ट एंड रेफाइड एज द वेस्ट। तो सी होगा सर इसका। मतलब ये एक तरीके का इसका जस्टिफिकेशन तो नहीं है, वो एक जानकारी है। सर बी वो होगा। इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रेफाइड्स कहलाते हैं। तो इसका रीजन तो नहीं बनना ना पहले वाले को। सर पर इसमें तो दे ही नहीं रखा रिफाइड का नाम सर, इसमें तो- रेफाइड नहीं दे रखा, हो सकता है कोई नई जानकारी हो। सॉलिड वेस्ट को रेफाइड कहते हैं, जैसे हम सुवेरिन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं, रेजिन कहते हैं, या हम लोग जो गोंद खाते हैं, ठीक है, गम कहते हैं, जिलेटिन कहते हैं, ये सब उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना प्लांट्स के। तो हो सकता है रेफाइड्स भी एक वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो अभी हम नेक्स्ट से चेक कर लेंगे। बट लेट अस चेक, अभी हम ये मान के चल रहे हैं रेफाइड्स होता होगा वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है जो अलग अलग ट्रू है। सर अगर लिखा होता है बोलो आयुष, क्या कहते हो आप? क्या कहते हो? बी या सी में सर बी लग रहा है। बी या सी लग रहा ना? सर हाँ, सर अगर लिखा होता है रेफाइड ऑफ द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टोर्ड इन सर वैक्यूल मतलब ए होता क्या? वेस्ट प्रोडक्ट्स इन बॉडी पार्ट्स होगा। सर सी और उसका क्या रीजन दोगे? सर कि कहीं वैक्यूल जगह पे कहीं स्टोर हो तो फिर होना चाहिए। हाँ, वो कुछ उससे जस्टिफाई करता हूँ बी है भाई, बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो नहीं है सर ना। इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन है तो बी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझिए, इसका मतलब है रेफाइड्स होता है। सॉलिड वेस्ट को क्या कहते हैं? बुक में लिखा है। लिखा है? अरे लिखा है, लिखा है। ये वो मैंने नहीं लिखा। सर एक बार वो क्वेश्चन वापस दिखाना।
ये वर्ड कहीं नहीं आया है बुक में सर रेफाइट्स। ये अपने मन से क्या है? नहीं है कहीं भी, लास्ट पेज पे होगा तो होगा लेकिन वहाँ भी नहीं है। सर इसमें क्या होना चाहिए? लास्ट पेज देखो एक्सटेंशन इम्प्लांट, यहाँ कहीं नहीं नेट लिखा पे तो दिखाई सर देता है। इसीलिए सर नहीं लिखा है कहीं सी भी। होना चाहिए ना? गूगल पे सर्च कर लो रेफाइड वाला। होगा जब उसमें लिख दिया कि बी है तो ऐसा होता है। सर एक बार फिर भी देख लो सर, नेट पे तो दिखा नहीं रहा। तो कुणाल ने चेक करा नहीं है। रेफाइट्स होता होगा, देखो अभी चेक कर लेते हैं। रेफाइट्स आर द सॉलिड वेस्ट ऑफ प्लांट। चेक कर लेते हैं। ये क्या बात है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो, trees get rid of them when dead leaves, bark and ripe fruits fall off. So store waste in their fruits in the form of solid raphides. Bodies जो form of solid bodies है, तो जो solid body उनके अंदर रहती है जो waste के रूप में, उसको क्या कहते हैं? Raphides. It is written here. तो जैसे वो गोंद होती है। समझ में आई बात कि उसे क्या कह रहे हैं? जो solid body है, that is called ये solid waste. And in it is called, इसे क्या कहेंगे? Raphides. सॉलिड बॉडी। Okay, now let us come back. हमेशा सही है। Okay. दोनों Next सही है, is- correct explanation नहीं। बी Now 19th question, बात नहीं करो. So answer is B. 18th का B हो गया, 19th का आंसर. 19th का आंसर बताओ सीधे. बात नहीं करो, बात क्यों कर रहे हो अपना? सर वो एक्सीलम कुछ पूछ रहा था। हाँ तो ये दिया है ना इसमें, पढ़ो. रैंडम है। So movement of water and dissolved salts in xylem. सर ये होगा Low pressure card due to low pressure created by transpiration. चेक करते हैं. A इसका करेक्ट आंसर है. Now 20th season. Photosynthesis takes place in green parts of plant. सर ट्रू है Photosynthesis always takes place in सर ट्रू leaves. ए तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप बताओ. सर नहीं सर इसका 80 होगा सर जरूरी है कि सारे प्लांट्स की लीफ ग्रीन हो। सर ये नहीं, कह B रहे है हैं, इसका, B ये है। कह रहे हैं कि स्टेम्स भी ग्रीन हो सकते हैं. सर, जो B छोटे होगा। पौधे हैं वहाँ स्टेम्स भी ग्रीन हो सकते हैं. तो पौधे के जो भी पार्ट हरा है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी. ये जरूरी नहीं है कि लीव्स आर ओनली साइट ऑफ रेस्पिरेशन. समझ आई बात कि नहीं? तो इसका क्या सर आंसर मेरे होगा? हिसाब से सी है सी होना चाहिए क्योंकि रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन फॉल्स है. ये ऑलवेज लिख दिया ना वर्ड, यस सर। ऑलवेज नहीं है वो. तो अब जरा चेक करें. सी है. और ये इसका आंसर समझ में आया. ये जो कह रहा है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो कोई क्या वो पीछे वैक्यूम छोड़ता है सर वाटर चले जाता है और उसको भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ता है. बोलो. तो नाउ नेक्स्ट इज 21 का आंसर बताओ. सर गलत है। सर इसका D है। सर इसका बी होगा डी है सर B इसका। अगर सही है तो बी होगा सर इसका डी है। डी होगा डी यानी 18 ही होता अब डी होगा। का मतलब क्या है कि द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट. तो सर 72 पर एवरेज 72 होना चाहिए. अब इस चीज को चेक कर लें कि हार्ट बीट का क्या रेट है. सर 72 पर 72 पर मिनट है. तो ये एवरेज नंबर गलत है. सो इट इज सर पर ये शायद राउंड ऑफ करके करें। राउंड ऑफ अरे राउंड round ऑफ of 70 होगा. नाउ शायद 20 सेकंड. यूरेटर्स आर द ट्यूब. सर एक मिनट. सी है इसका। अरे भाई इसको बुलाया एक मिनट. डी लगा। बी. तो बी ये कह रहा है यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरेथ्रा. यूरिनरी ब्लैडर में होगा कि यूरेथ्रा? यूरेथ्रा क्या होता है? ब्लैडर में होता है। यूरेथ्रा तो ओपनिंग होती है ना. तो क्या ओपनिंग में सारा यूरिन कि यूरिनरी ब्लैडर में? बोलो. सर इसके होते हैं नहीं किसी के नहीं होते. ना अब 20 सेकंड. सब इंसानी तो क्या अलग से ग्रह से आया है. तो 20 सेकंड में इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी. यानी असर्शन इज ट्रू
और यूरिनरी ब्लैडर आर मस्कुलर। यूरिनरी ब्लैडर कैसी होती है? मस्कुलर होती है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। एक और बताइए। नाउ वेंट्रिकल्स, अगला बताएं। सर ऑरिकल का वो क्या है, काम क्या है? ए होगा। ऑरिकल एट्रियम को कहते हैं, वेंट्रिकल नीचे होता है। जो हार्ट में 4 चक्र हैं, ऊपर 2 ऑरिकल हैं और नीचे 2 क्या है? वेंट्रिकल। ए ऊपर, बी नीचे। ए आप समझो, ए ऐसा बना है और बी ऐसे ऐसे एक बर्फी कट बना है, ऑरिकल ऊपर और बोलो सर ए होगा। ए वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में थिकर वॉल बता रहे हो ऑरिकल से, ये बात सही, क्योंकि नीचे से ही तो प्रेशर क्रिएट होता है। सर, ये हो जाएगा। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड, चेक कर लेते हैं। इट इज करेक्ट। ओके, एक और बता दो। नाउ अगले का बताओ। हाथ ठीक करो, आगे रखो, सीधे बैठो। कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। बी, यानी दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका जो कैपिलरी थिन है और कैपिलरी कनेक्ट द ब्रांचेस, क्यों ये थिन वाल होती है? सर क्योंकि बहुत क्यों? सर क्योंकि उसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना यस, क्योंकि उसको सेल से एक्सचेंज करना होता है, इसीलिए तो थिन होती है। वहीं पे तो सारा डिफ्यूजन होता है। अगर ये वन सेल थिक है कैपिलरी, यस सर, तो इसीलिए एक्सचेंज के लिए है वन सेल थिक। ओके, ये नहीं कि ब्रांचिंग है इसलिए ऐसा। ओके, तो आपने मोस्टली ठीक बताया है, समझ नहीं बात? बताइए 25। ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर से लेती है और एल्वियोली से लेती है क्या ऑक्सीजन, और रिलीज CO2 और वहां पे CO2 छोड़ देती है। एल्वियोली समझते हो ना? एल्वियोली, जो एल्वियोली में भरी हुई एयर है, क्या उसे एल्वियोलर एयर कह रहे हैं, है ना? तो क्या ब्लड वहां से एक्सचेंज करती तो ऑक्सीजन ले लेती है और CO2 वहां छोड़ देती है। अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वियोलर एयर, इज इट करेक्ट? नहीं, हमारे एल्वियोली में CO2 ज्यादा होती है कि O2? O2 ज्यादा होती है, तो क्या आंसर करेक्ट है? सर बराबर नहीं होती। बराबर क्या? जो सांस ले रहे हो उसमें CO2 ज्यादा है क्या? 21% ऑक्सीजन होती है। बी कह रहे हो, लेट अस चेक। बी करेक्ट है, यानी दोनों ही बात सही है, लेकिन ये उसका करेक्ट रीजन नहीं है ना? सर रीजन क्या है फिर करेक्ट? रीजन का मतलब है एज बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड बॉडी हैज वेस्ट सब्सटेंस एज CO2। तो मतलब पूरी बात नहीं कही, रीजन ऐसा हो सकता है कि वहां से लेती है तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एल्वियोलर एयर O2 कह देता तो सही सर, रहता। बॉडी की सर रिक्वायरमेंट रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है और CO2 बाई प्रोडक्ट निकल सर जाता है। सिर्फ वो कुछ होता है क्या? वो कुछ नहीं होता। और फिर थोड़ा आधा सेंटेंस भी लग रहा है और रीजन नहीं सर, वो थोड़ा और O2 ज्यादा लिखा हुआ लिखता है, कि मान लो ब्लड में CO2 ज्यादा है, उधर O2 ज्यादा है और इस वजह से डिफ्यूजन की सर, respiration के लिए ऑक्सीजन की need होती है। इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन। ये क्या लिख सकता था? रीजन क्यों ऐसा हो रहा है? डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ये गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये बात है कि नहीं? उधर दूसरी कंसंट्रेशन ज्यादा, इसकी दूसरी। ओके, एक और बताओ नाउ। 26 the large intestine is the largest part of alimentary canal। पहले का आपने क्या आंसर बताया? बी। बी तो सही बताया। अब इसका बताओ। सर कोई बताना है बताना। हाँ, एक सी होगा। सर गलत है, सर पहले ही डी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रीजन करेक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है। सर रीजन कैसे? शॉर्टेस्ट सही है सर, टाइगर। स्मॉल इंटेस्टाइन डी सही है रीजन। Yes, sir. और जो हर्बीवोर है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, उनकी ये 50-50 मीटर लंबी है। सर उसमें की सेलुलोज जैसे काव। सेलुलोज काव हो गया, खरगोश हो गया। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट। क्या ये सही है कि गलत? गलत, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा है। सर, लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर एब्जॉर्ब है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना पचता है। यस सर। तो कौन लार्जेस्ट पार्ट है? हम लोगों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर लंबी है? 6 मीटर। वैसे तो 9.5 मीटर टोटल एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें से 6 मीटर लंबी किसकी है? लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? सर, लार्ज इंटेस्टाइन कितनी? लार्ज इंटेस्टाइन तो बाहर बाहर रहती है सिर्फ इतनी। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता ये है। यहाँ से यहाँ तक एक है बस। 4 फीट। और इसके बीच की जो क्वाइलिंग है वो वो small- स्मॉल सर इंटेस्टाइन। बियर हर्बीवोर होता है या फिर कार्निवोर? बोलो। सर बियर हर्बीवोर कार्निवोर। बियर हर्बीवोर होता है बियर। दोनों मछलियाँ हाँ, मछली भी खाता है ना। अच्छा। ओके, ऑम्निवोर है। सर मंकी। एक और बताओ।
मंकी हैवी वर्ड है। एक मिनट, एक और बताने बात न करो, सामने देखो। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बताओ। ए यानी आप इसको गलत बोल रहे हैं सर। हाँ? तो गलत बोल रहे हैं सर। बोल दिया सर इसने अभी, अब चेंज कर दिया। बी बोल रहे हैं, चेंज कर दिया सर। बी सही है। लगभग 2.5 आंसर इनका सही था। सर एक ही हुआ सर इसका सर का। हाँ? एक ही सही हुआ सर, दो में से चेंज अब कर जरा दिया। इनका चेक करते हैं प्रांजल का, ये क्रूशियल इस केस है। बोलो 3 आंसर बताओ। ओल्डेस्ट सर। The Bowman's capsule and tubules से नेफ्रॉन बनता है। हाँ, a function of tubule is to allow the selective reabsorption of substance। क्या ट्यूब्यूल ये काम करती है? Bowman capsule and tubule is to allow the selective reabsorption of substance like सी हो गया ये। हाँ, तू क्यों बोल रहा है? बोलो। सही हो गया। इसका सुन के देखो Bowman capsule के अंदर और क्या होता है? क्या ग्लोमेरुल होता है? ग्लोमेरुलर। तो क्या उस ग्लोमेरुल को ये ट्यूब्यूल कह रहे हैं? पहले तो यही समझना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं। तो आप सी बताना चाहते हैं ना? सी का मतलब क्या है? एसेंशियल इज ट्रू। और ट्यूब्यूल में तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता होगा ना। अगर मान लीजिए ट्यूब्यूल उसी को कहते हैं ग्लोमेरुल को, तो लेट अस से सर ट्यूब्यूल सी कुनाल से का यानी ट्यूब्यूल उन्हीं को कह रहे हैं जो सर पीसीटी डीसीटी को कह रहे हैं। वो प्रॉक्सिमल दैट इज कन्वोल्यूटेड ट्यूब, क्या उसी को ट्यूब्यूल कह रहे हैं? अगर वो होता तो सी आंसर नहीं होता, क्योंकि अच्छा सी क्या कह रहा है? ये बात सही है। द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज टू करेक्ट। अब ये देखो, तो ये जो पहला सेंटेंस है वो गलत हो गया। ट्यूब्यूल उसको नहीं कह रहे हैं। सर ये तो ट्रू है ना। ए ट्रू नहीं है। सर, तभी सी है अच्छा ना। ए ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है इसको ट्यूब्यूल कह रहे हैं। जो ग्लोमेरुल है उसे क्या कहा गया है? ट्यूब्यूल। तो अगर ट्यूब्यूल है तो फिर और इसको जैसे कहा गया है, क्या ये पीसीटी है? और जो दूर है उसे क्या कहेंगे? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है। ये पूरा क्या है? क्या लूप ऑफ हेनले है? तो लूप ऑफ हेनले को ट्यूब्यूल न बोल के इसको ट्यूब्यूल कहा गया। सर कौन से लूप ऑफ हेनले? ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये पूरा क्या है? ये क्या चीज है? पूरी नेफ्रॉन। पूरी नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें इसे बोमेन कैप्सूल कहा गया और इसे क्या कहा गया है? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल। वैसे इसका नाम क्या है? क्या ग्लोमेरुल। सो ग्लोमेरुल को ट्यूब्यूल कहा गया, तभी तो एक उन्होंने करेक्ट माना है। नो सर सी का मतलब होता है एस। और सी क्या होता है? ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। तो इसको ये लूप ऑफ हेनले को ये क्या मान रहे हैं? तो अब जरा इसका हम एक अलग से देखें कि विच पार्ट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। इसको नेट पे चेक सर करें, बाउंस कर। है ना? यस सर ट्यूब्यूल होता है सर। In nephron, which part is called tubule? Here is information. चलो इस चीज को देख लें। भाई ऐसा मजा ऐसा वीडियो में पढ़ता। Now, Bowman's capsule, इसमें just एक मिनट। ये करता कितनी ग्लोमेरुल, संपर्क के साथ जाने के नतीजे। इसका स्टेटमेंट देखें तो पता चले कि it is composed of renal corpuscles and renal जो ये किडनी जाए क्या उस पोर्शन को रीनल कहते हैं। जैसे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या ब्रोंकियल कहते हैं, ठीक है? पल्मोनरी कहते हैं सर। है बात की नहीं? इसको। हाँ, ये पल्मोनरी कहते हैं। तो रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल, इसमें दो चीजें हैं। द रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ टफ ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल and a cup-shaped structure that is known as capsule. The renal tubule extends from capsule. अब ये देखो, ये renal tubule extends, ये चीज ट्यूब्यूल होनी चाहिए। बात सही है कि नहीं? इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट की गड़बड़ी है, क्योंकि renal tubule क्या कह रहा है? It extends from, कहाँ से निकला है? फ्रॉम बोमेन कैप्सूल से ही तो ट्यूब्यूल निकला है कि नहीं? सर एक बार इसका एसेशन और सर तो ये एक बार इसका एसेशन और इसमें सर बायजूस से चेक कर लो। साइंस का वो तेरे पास पेपर है। सर आप उससे पढ़ा दिए फिर से वो नोडिया वाले में अच्छे थे। अच्छा, देखो ट्यूब्यूल किसको कहा गया है? नीचे वाले को ट्यूब्यूल कहा गया है। सर नोडिया सबसे अच्छी थी। Now, what is tubule in nephron? Each nephron has a long tubule. जिसको क्या कह रहा है? Long tubule का मतलब है it is closed, expanded and folded into
ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा है। तो ट्यूब्यूल किसको कहना है, जरा इसे फिर से पढ़ें। लॉन्ग ट्यूब्यूल है स्ट्रक्चर एट वन एंड, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल कॉर्पस्कल्स कैप्सूल और बोमेंस कैप्सूल includes the cluster of capillaries। फिर से देखिए, this structure into a double walled cup like structure, this structure called the renal corpuscles capsule and this is long tubule। पर ये बोल रहा है कि लॉन्ग ट्यूब्यूल है जिसके एक एंड पे ग्लोमेरुल है और दूसरा एंड ये क्या है, क्या ये जो यूरिनरी वो क्या कहते हैं, यूरेटर से जुड़ा हुआ है। टू यूरेटर जो जा रही नहीं, तो यही दूसरा एंड किससे जुड़ा है, जो यूरिन बना रहा है वो यूरेटर। सो दिस इज ट्यूब्यूल, ओके। और उसके एक एंड पे कौन है, ग्लोमेरुल है, और दूसरे एंड को किससे जोड़ रखा है, यूरेटर से। यूरेटर कहाँ जाएगा, क्या यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके आंसर पे फिर लौटेंगे। एंड विच आंसर इज करेक्ट, क्योंकि ट्यूब्यूल उसे तो नहीं बोला जा सकता है, ट्यूब्यूल उसे नहीं बोलेंगे। ट्यूब्यूल यही है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, उसका आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर पे गलत बताया। सर स्टेटमेंट में वो ट्यूब्यूल इसके अंदर वाले को बता रहा था क्या, सर एक्सरसाइज में जो ट्यूब्यूल बताते हैं हाँ इसके अंदर वाले को। तो सर वो दोनों मिलकर नेफ्रॉन थोड़ी बनाएंगे सर, वो इसको भी तो जोड़ना इस ट्यूब्यूल के वन एंड पर ग्लोमेरुल है और दूसरा यूरेटर है कि नहीं। अभी स्टेटमेंट देखा नाउ, अब देखिए 28 द बोमेंस कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टुगेदर, ये बोलो सही है, ये बात तो सही है। नहीं, नेट पे सर्च कर ये बिल्कुल सही बात है। क्या बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर ही नेफ्रॉन बना है, तो आपने तो सर ग्लोमेरुल यस सर, सही है। यस सर, बोमेन कैप्सूल और किससे मिलकर नेफ्रॉन बना, पूरा नेफ्रॉन। यस सर, से ट्यूब्यूल और नेफ्रो। ये बात सही है। ये ट्यूब्यूल और कैप्सूल ये मिलकर क्या बनाते हैं, अभी साइड पे चेक किया, दिस इज कॉल्ड, ये सही कि नहीं, नेफ्रॉन। अब देखो now the function of tubule is to allow the selective reabsorption of substance। क्या ट्यूब्यूल में ही reabsorption होता है, Yes, let us sir. check। so ये चीज है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल सेलेक्टिव reabsorption। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, ए सर वो उसका जस्टिफिकेशन नहीं, जो Sir, B नेफ्रॉन होना है चाहिए। बी होना चाहिए। सी तो सी कह रहा है, सी का मतलब क्या है, अब जरा इस चीज को पूरा पढ़ो। बी को द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड। क्या यूरिया को भी करेगा, तो यूरिया वर्ड गलत था, यस सर, यूरिया गलत। हम लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा। अगर यूरिया ना होता तो क्या ये सही हो जाता, यस सर, तो अमित ने ठीक बता दिया। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, प्रांजल ने बताया हल्की लूप कहाँ पे होती है? 29 यही है लूप ऑफ एंड पढ़ा। एंटी लूप ये बताओ 29 पुनः बताना। ए और ए। अभी जस्ट पढ़ा ही था एक। चलो ये बताओ, ये लाइन एक मिनट। लैक्टिक एसिड तो आंसर दिख रहा है, तो आगे वाला Accumulation of lactic acid cause muscle cramp on various सही है ये होगा ये होगा। हाँ ये होगा। चलो इसको कोई बात नहीं, अगला बताओ। कैसा है ये कैसे होगा, ये होगा आंसर ये सही बी क्योंकि फ्लोएम का काम मैकेनिकल सपोर्ट दूसरे स्लेरेन काइमा क्या उनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम उसमें बहुत सारे डेड पार्ट हैं और वो ठीक है, फ्लोएम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट बट देयर आर और दूसरी चीजें भी हैं जैसे मार्क है, वो सब क्या करती हैं, और उसमें जो बॉडी पोर्शन है वो सारा का सारा उसको क्या करता है। हाँ बताओ, ये दिक्कत कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, एनी बॉदरेशन, एनीथिंग, ठीक है, व्हिच इज द इशू टू यू नाउ। 30 सेकंड बोलो। एक मिनट। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, ये बोल रहे हैं सर डी होगा। नेक्स्ट चलिए। सर एक मिनट सर, ऊपर का कोई बात सर एक मिनट सर, उसमें सर ट्रैकिया डज नॉट क्लोज। सर अगर एयर होगी तब भी कहां से क्लोज होगा?
डज नॉट कोलैप्स। अगर एयर नहीं होगी, नो एयर है, तब तो कोलैप्स का चांस ही नहीं है। जब एयर होगी तभी तो कोलैप्स होगा, तब लो प्रेशर सर तब भी क्यों कोलैप्स होगा सर? कार्टिलेज होती तो है। देखो ट्रेकिया, व्हेन ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स, ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय तब भी नहीं होगी भाई, दोनों तो टाइम व्हेन देयर इज नो एयर, क्या दोनों टाइम नहीं होगी? फिर इसमें क्या है? दोनों ही टाइम, ये भी बात सही कि दोनों ही टाइम नहीं होगी। एयर होगी तो भी नहीं होगी, ये टाइम का बता रहे हैं। ठीक है कि नहीं? और व्हेन देयर इज एयर इन इट, अगर ये कहता देयर इज एयर इन इट तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मीनिंगफुल वही सेंटेंस है। तो ये भी तो ठीक ही है सर, ये भी ठीक हो या है, ना हो सर, हो या ना हो, कोलैप्स कभी भी नहीं करेगी। ना हो तो वैक्यूम वाली बात आ जाती पर है। इसमें ये तो मतलब निकलता है कि क्योंकि उसे अगर- होल्ड कौन कर रहा है? इट इज हेल्ड बाय कार्टिलेज, ठीक है, इतना ही रखिए। सर ये संपर्क से थैंक यू सर। वेलकम।